Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Seeker। तो हमारा आज हमारी जो सीरीज हमने चलाई थी पॉलिटी, उसी सीरीज में पॉलिटी लेक्चर्स में हमारा उसी सीरीज में सेकंड लेक्चर में आपके लिए लेके आया हूँ। एंड नाउ इट इज बेस्ड ऑन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन। इस बार हम देखेंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस जिसे हिंदी में कहा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। कैसे प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटाया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट को किस तरह से रिमूव किया जाता है, आज वो देखेंगे। हम इम्पीचमेंट पे फोकस करेंगे। तो आज का हमारा मेन फोकस है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड। एंड सबसे पहले डिस्कस करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। तो प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, द प्रेसिडेंट होल्ड, वैसे ये है रिलेटेड आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 इज रिलेटेड टू द टेन्योर और द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस अपना होल्ड करके रखते हैं कितने टाइम तक? 5 इयर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है 5 साल तक प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रहेंगे। ऑलराइट, हालांकि इसमें कंडीशंस हैं। अगर उन 5 साल के अंदर बीच में अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया, इसी आर्टिकल में दे रखा है, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया, हाउ कैन ही रिजाइन? ये रिजाइन कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को एक रिटर्न नोटिफिकेशन देके। अगर प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन, एक रिटर्न रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे देते हैं तो भी वो पोस्ट खाली हो सकती है। उस केस में वो बीच में 5 साल से पहले भी खाली हो सकती है पोस्ट, या तो उनके डेथ डिस्क्वालिफिकेशन उनके बेसिस पे भी वो पोस्ट खाली हो सकती है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। द प्रेसिडेंट कैन होल्ड द ऑफिस beyond his term of 5 years until his successor assumes charge. Now this is very important, beyond his term, that means 5 साल से ज्यादा क्या प्रेसिडेंट उस पोस्ट पे रह सकता है? देन यस ही कैन। बट कंडीशन क्या है? वो ऐसे नहीं, वो तभी रह सकते हैं, 5 साल से ज्यादा रहेंगे अगर समझ लो कि उनका जो सक्सेसर है, मतलब उनके बाद जो प्रेसिडेंट बने, जो इलेक्ट होके आ रहे हैं, अगर वो सक्सेसर अपनी पोस्ट नहीं लेते हैं, ऑलराइट, वो अज्यूम नहीं करते हैं चार्ज, तब तक वो लेके रखेंगे, उस पोस्ट को रखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। प्रेसिडेंट की पोस्ट कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। इट शुड नॉट बी वेकेंट। दैट इज द रीजन दैट बियॉन्ड हिज टर्म, इवन उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद, उनका टर्म खत्म होने के बाद भी वो उस ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं। सिर्फ किस केस में? जब उनका सक्सेसर जो है वो अज्यूम नहीं कर रहा है चार्ज, यानी कि वो अब तक कैंडिडेट या तो इलेक्ट होके नहीं आया है या फिर इलेक्ट हो गया है और बाय सम रीजन वो उस ऑफिस को नहीं होल्ड कर पा रहा है, मतलब कि वो अभी तक अज्यूम नहीं कर रहा है चार्ज, स्टार्ट नहीं किया उन्होंने, प्रेसिडेंट बने नहीं है। ठीक है, तो उस केस में ये अपने 5 साल से ज्यादा भी रह सकते हैं। तो आई होप कि इससे टेन्योर क्लियर हो गया होगा। टेन्योर हमने देखा कितना है, 5 साल। ठीक है, और हमने एक और फैक्ट देखा कि रिजाइन किसको कर सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को रिटर्न रेजिग्नेशन दे सकते हैं। एक और यहाँ पे फन फैक्ट आप ऐड कर सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री काइंड ऑफ थिंग कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन, रिटर्न रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन अगर उन्हें देना है तो वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ऑलराइट, दिस वाज अ फन फैक्ट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंपीचमेंट। किस बेसिस पे, किस बिना पे इंपीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है? देखिए, देयर इज ओनली वन कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच impeachment process can be initiated for the president। एक ही कंडीशन दे रखी है जिसपे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का उल्लंघन, हिंदी में कहा जाएगा संविधान का उल्लंघन करना। ये दे रखा है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में टोटल पूरा प्रोसेस दे रखा है कि इंपीचमेंट प्रोसेस किस तरह से होगा। ऑलराइट, वहीं पे ये इसका कंडीशन भी दे रखी है इसकी, किस कंडीशन पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का उल्लंघन। नाउ वन मोर थिंग कैच इज देयर कि ये जो फ्रेज है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है कि एक्चुअली ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलेंगे, किस चीज को बोलेंगे कि यहाँ ये जो है ये संविधान का उल्लंघन कहलाएगा। ऐसा कहीं पे भी परिभाषित नहीं है संविधान में या किसी भी कानून में। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो किस बेसिस पे किया जा सकता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस कि कैसे इन्हें निकाला जाता है इनकी पोस्ट से। ठीक है, तो हम प्रोसेस को देखने से पहले आप ये नोट कर लेना
कि दे रखा है आर्टिकल 61 में, ये कई बार या तो प्रीलिम्स में आपके काम आ सकता है, ठीक है, आरएस वगैरह में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी यूजफुल फॉर मेंस, आरएस का हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस का हो या फिर यूपीएससी का हो, इस तरह के आर्टिकल्स आपको याद रहेंगे तो आप उसे कोट कर सकते हो। इम्पीचमेंट प्रोसेस एज एंश्राइंड इन दी आर्टिकल 61। ऑलराइट, आर्टिकल 61 के अंदर दे रखा है, अब हम देखते हैं कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप है कि एनी हाउस कैन इनिशिएट द प्रोसेस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा कोई भी इसे इनिशिएट कर सकता है, कोई भी इसकी शुरुआत कर सकता है। ऑलराइट, ये प्रोसेस की इनिशिएशन कर सकता है फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज, अगर नो चार्ज शैल बी प्रेफर्ड अनलेस, यानी कि पहली बात तो चार्जेस लगाए जाएंगे कि यस प्रेसिडेंट हैज कमिटेड अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई चार्ज लगाया जाएगा, आरोप लगाया जाएगा। ये आरोप तभी माने जाएंगे या आरोप तभी कंसीडर किए जाएंगे अगर दो चीजें होती है। पहली कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 14 डेज नोटिस इन राइटिंग, 14 दिन का, कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा इन राइटिंग। अब इसको राइटिंग में कौन लोग देंगे, एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स, जो टोटल मेंबर्स है जिस भी हाउस के, अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसके 1/4 मेंबर्स, या फिर हम राज्यसभा की बात करें तो इसके 1/4 मेंबर्स, जहां पे भी इनिशिएट हो रहा है, जहां से भी शुरुआत हो रही है, तो वहां से 1/4 मेंबर्स, एक चौथाई मेंबर्स जो है वो रिटर्न एप्लीकेशन देंगे, एक रिटर्न नोटिस देंगे कि हमें ये चार्जेस पे एक रेजोल्यूशन पास करना है, ऑलराइट, या कंसीडर करना है। एक अपनी मंशा दिखाएंगे, अपनी इंटेंशन बताएंगे, ये अपनी इंटेंशन बताएंगे कि हमें एक रेजोल्यूशन पेश करना है, उसे कंसीडर करना है, और वो रेजोल्यूशन किस बेसिस पे है, इट इज बेस्ड ऑन दी चार्ज्ड, ऑलराइट, ये चार्जेस पे बेस्ड है और ये चार्ज लगाया जा रहा है प्रेसिडेंट पे कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। ऑलराइट, सो ये चार्जेस तभी प्रेफर किए जाएंगे जब 1/4 मेंबर्स किसी हाउस के, जहां से शुरुआत हो रही है, वो लोग एक 14 डेज एडवांस नोटिस दे, वो भी राइटिंग में, ठीक है। ऑलराइट, अब ये किसको देंगे, ये उसको देंगे, यानी हेड ऑफ दी, जो भी वहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको। लोकसभा के केस में वो देंगे स्पीकर को, राज्यसभा के केस में वो देंगे आपके चेयरमैन को। ऑलराइट, तो अपने अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देंगे, और वंस इन्होंने ऐसे साइन करके दे दिया, ऑलराइट, और उसके बाद कंसीडर किया जाएगा रेजोल्यूशन। अगर कंसीडर करते वक्त उस रेजोल्यूशन को टू थर्ड ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से पास कर दिया जाए, इस मेजोरिटी से पास कर दिया जाए, ऑलराइट, एंड इट इज अ स्पेशल मेजोरिटी है, एंड ये टफेस्ट मेजोरिटी भी है, ये स्पेशल मेजोरिटी है प्लस ये टफेस्ट है। यू कैन कंसिडर, यू कैन सी कि कैसे टफ कैसे है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि हाउस की टोटल मेंबरशिप का 2/3 मेंबर्स इसके फेवर में होने चाहिए, तभी वो रेजोल्यूशन पास होगा। नाउ दिस इज अ टफ मेजोरिटी, आई मस्ट से टफेस्ट मेजोरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए पहला रेजोल्यूशन जो उन्होंने कंसिडर किया, 14 दिन का नोटिस दे दिया, फर्स्ट स्टेप कि हमें ये रेजोल्यूशन कंसिडर करना है। फिर 14 दिन बाद, एटलीस्ट 14 दिन बाद ऐसा कोई रेजोल्यूशन इनिशिएट होगा, और अगर वो उसे पास कर दिया, 2/3 मेजोरिटी ने, टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजोरिटी ने इसे पास कर दिया, तो इस हाउस से वो पास हो जाएगा, यानी कि अब उन पे चार्जेस लग चुके हैं, ठीक है, यानी कि अब चार्जेस उन पे लग चुके हैं, अब इन चार्जेस का इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। अब चार्जेस अगर लग चुके हैं तो अब क्या बाकी है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बाकी है। तो एक जो हाउस है उसने चार्जेस लगाए, दूसरा हाउस अब क्या करेगा, दूसरा हाउस अभी उसे इन्वेस्टिगेट करेगा उन चार्जेस को, कि क्या ये जो आरोप लगाए हैं, क्या ये चार्जेस जो लगाए हैं, क्या वो सही है। अगर सही है तो फिर देखेंगे। अब देखिए, इसका इन्वेस्टिगेशन या तो ये हाउस खुद कर सकता है, या फिर कोई स्पेशल कमिटी या कमीशन बिठा के उनको ये दे सकता है, यानी डेलीगेट कर सकता है ये पावर, कि आप लोग देखो क्या ये चार्जेस सही है, क्या ये चार्जेस जस्टिफाइड है। इफ दे फाइंड इट जस्टिफाइड, ऑलराइट, या कमीशन किसी को दे रखा है, या वो, या खुद जस्टिफाइड, खुद भी देख सकते हैं, खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कैच है, कई बार एग्जाम में ये मोस्टली प्रीलिम्स के अंदर पूछा जाता है, प्रेसिडेंट इस टाइम पे जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दूसरे हाउस में, और ये ऑफ कोर्स अदर हाउस करेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस ने तो चार्जेस लगाए हैं और उसने रेजोल्यूशन पास कर दिया है बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दूसरा हाउस उसे उन चार्जेस पे इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब इन इन्वेस्टिगेशन
के दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेसिडेंट के पास में राइट है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट है टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। यानी कि या तो खुद अपीयर हो सकते हैं या फिर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं कि वो इनके बिहाफ पे वहां पे वो सारी जो प्रोसेस चल रही है उसको देखे, सुने, समझे। ठीक है, तो ये राइट है, इंपॉर्टेंट है कि ये राइट है। राइट है यानी कि इनसे ये छीन नहीं सकता, कोई इनको मना नहीं कर सकता कि आप इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में नहीं आ सकते। दो ही डजंट हैव द राइट टू वोट और समथिंग, बट ही हैज द राइट टू अपीयर, यानी वो बैठ सकते हैं उस इन्वेस्टिगेशन चार्जेस में। नाउ इफ द अदर हाउस सस्टेन्स द चार्ज, यानी कि उन चार्जेस को वो सही मानते हैं, जस्टिफाइड मानते हैं कि ये चार्जेस एकदम जस्टिफाइड है, सही है, तो वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे फॉर सस्टेनिंग द चार्जेस। वो रेजोल्यूशन पास होगा नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सेम जैसे वहां पे पास किया था वैसे के वैसे यहां पे भी है आपके। ये रेजोल्यूशन कैसे पास होगा? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अगर इसे 2/3 मेजोरिटी ने पास कर दिया, अगेन द टफेस्ट मेजोरिटी, जैसे वहां पास किया था वैसे ही इन्होंने भी वो रेजोल्यूशन पास कर दिया फॉर सस्टेनिंग द चार्जेस। ऑलराइट, उस टाइम से द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड। जब भी ये रेजोल्यूशन सेकंड वाला, ये सेकंड हाउस जो अदर हाउस है, ये भी वो रेजोल्यूशन पास कर देता है सस्टेनिंग द चार्जेस, एट दैट मोमेंट जैसे वो पास हुआ, फ्रॉम दैट मोमेंट प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। नाउ दिस इज हाउ द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। इस तरह से प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटाया जाता है। ऑलराइट, तो इंडियन प्रेसिडेंट को किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से हमने इन्हें इनकी पोस्ट से हटाया, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे इनिशिएट किया था। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस क्या है, किस बेसिस पे करेंगे? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन के बेसिस पे, ये आधार होगा उनको निकालने का। देन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था? किसी भी हाउस में शुरुआत की जा सकती है। ऑलराइट, लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी किया जा सकता है, कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। ऑलराइट, जो पहला हाउस होगा वो चार्जेस लगाएगा। अब चार्जेस लगाने के लिए दो कंडीशन है कि चार्जेस को तभी कंसीडर किया जाएगा जब एटलीस्ट 14 दिन का नोटिस दिया हो उस हाउस ने, पहले हाउस की। देखो सेकंड हाउस में ये कंडीशन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट हाउस में, भले वो फर्स्ट हाउस कोई भी हो, उन्हें 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। और वो 14 दिन का नोटिस एक रिटर्न नोटिस होगा बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। एक चौथाई मेंबर्स जो है उस हाउस के, वो उसे साइन करेंगे और रिटर्न नोटिस देंगे 14 दिन का, और फिर वो उसे कंसिडर करेंगे। उसे कंसिडर करने के बाद 14 दिन बाद एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। नाउ दिस इज द टफेस्ट मेजॉरिटी। अगर इन्होंने ये पास कर दिया पहले हाउस ने, तो चार्जेस को कंसिडर किया जाएगा, यानी कि अब चार्जेस का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन करेगी दूसरा हाउस। आप देखो दूसरे हाउस के पास ये होगा, या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करे, या फिर कॉज द चार्जेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड, या फिर कोई कमेटी या कमीशन बनाए और उनके थ्रू इन्वेस्टिगेशन करवाए। इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंट देयर। ऑलराइट, ही हैज द राइट टू अपीयर इन दोज इन्वेस्टिगेशन। ऑलराइट, और या फिर खुद अपीयर हो सकता है या फिर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। ठीक है, कि वो खुद मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, ही विल बी देयर, ही विल बी प्रेजेंट एट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ऑलराइट, अब ये इन्वेस्टिगेशन में अगर उन्होंने कंसीडर कर लिया यानी सस्टेन कर लिया इस चार्जेस को कि यस दिस चार्जेस आर जस्टिफाइड एंड वैलिड, तो उस बेसिस पे अगर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, बट देन आफ्टर पासिंग ऑफ दैट रेजोल्यूशन द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। जैसे ही वो रेजोल्यूशन पास होगा, प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को खाली कर देंगे, यानी वो प्रेसिडेंट निकाल दिए गए हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। आई होप कि ये पूरा प्रोसेस आपको इजीली समझ आ गया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि ऐसे हम इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और हमें आप फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे, आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, प्रिंस सिविल सर्विसेज को। एंड कीप शेयरिंग एंड कीप केयरिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।